हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग वायरस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यानी कि वायरस एक ऐसा एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको RH व्हिटेकर कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं रख पाए थे। ठीक है, तो वायरस से रिलेटेड हम लोगों ने वायरस की हिस्ट्री देख ली थी। ठीक है, जिसके अंदर इवानोविस्की, वेंजेनेरिक और स्नेनले 3 नाम जो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा वायरस के जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो भी हम लोगों ने देखी, और उन करैक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक होता है, सब माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, DNA या RNA में से कोई एक जेनेटिकल मटेरियल एज ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके पास खुद के इक्विपमेंट्स यानी कि खुद की जो सेलुलर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, राइबोसोम वगैरह नहीं होता, खुद का सिर्फ और सिर्फ इनके पास सेलुलर मशीनरीज की खुद की एब्सेंट होती है। होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरीज का ये यूज़ करता है अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने वायरस की साइज़ भी देखा एंड शेप भी डिस्कशन किया। तो वायरस के ये सारे पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं वायरस का। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। ठीक है, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो इनके ऊपर बेसिकली 3 हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक तो इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है एनवलप, दूसरा हमें देखने को मिलता है कैप्सिड, और थर्ड हमारे लिए रहता है वहाँ पे न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो 3 बेसिकली स्ट्रक्चर या इसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं इनमें हमें 3 देखने को मिलता है। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एनवलप के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एनवलप क्या है। ठीक है, तो एनवलप के बारे में देखिए तो एनवलप जो है वो आउटर मोस्ट थिन लूज कनेक्टिव या लूज कवरिंग लेयर होती है, लूज कवरिंग लेयर है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है तो हम बोलेंगे ये बनी होती है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन की भी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम देखें एनवलप जो है ये एज ए वायरस से फॉर्म हो रहा है, इसका एनवलप तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फ्रॉम वायरसेस। ठीक है, और बाकी के अंदर ये लिपिड की भी हो सकती है प्लस कार्बोहाइड्रेट की भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बोथ फॉर्म होस्ट। अगर अकेला वायरस एनवलप को बना रहा है तो वो प्रोटीन के बनाएगा। अगर होस्ट सेल के ऊपर आके एनवलप का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब एनवलप की बात चल रही है तो एनवलप जो है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। तो आप बोल सकते हो दिस लेयर मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो एनवलप वायरस के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, और मेनली एनवलप प्रेजेंट वायरस अगर बोलें तो एनवलप्ड वायरस बोला जाता है वैसे तो उनको, और जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो वायरस बेसिकली हमारे सामने है। एनवलप इज प्रेजेंट किसके अंदर, HIV में और हर्पिस वायरस। ठीक है, तो HIV और हर्पिस वायरस हमारे लिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिनके एनवलप की प्रेजेंस देखने को मिलता है। एनवलप जो है वो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ये जो है एक एडिशनल कवरिंग मानी जाती है जो कि कुछ ही वायरस उसमें प्रेजेंट होती है और कैप्सिड के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगर जिन वायरस के पास आप बोल सकते हैं कि जो एनवलप है वो एक एडिशनल कवरिंग है। पहली चीज़ तो इस चीज़ को क्लियर करो, एक एडिशनल
कवरिंग है और इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम वायरस, ठीक है, अराउंड द कैप्सिड, ठीक है। और जिन वायरसेस के ऊपर एनवेलप होता है उन वायरसेस को हम किस नाम से जानते हैं? सच टाइप ऑफ वायरस जिनके ऊपर एनवेलप होता है, सच टाइप ऑफ वायरस आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरस, एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने एनवेलप्ड वायरस आता है, ठीक है। उसके बाद में एनवेलप जो है एक एडिशनल लेयर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जो मेन लेयर होती है वो होती है प्रोटीन कोट, जो कि क्या कहलाता है? कैप्सिड। तो यहाँ पे कैप्सिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं। तो अब देखते हैं किसके बारे में? कैप्सिड के बारे में, ठीक है। तो कैप्सिड हम लोग देखते हैं कैप्सिड क्या है और किस तरीके से प्रेजेंट होता है कैप्सिड, ठीक है। तो कैप्सिड के बारे में हम बोलें तो कैप्सिड बेसिकली एक प्रोटीन कोट है। ये क्या होता है? एक प्रोटीन कोट है, ठीक है। दूसरी चीज़ कैप्सिड के बारे में हम देखें तो कैप्सिड को हम बोल सकते हैं कि जो ये किसका बना होता है? तो कैप्सिड जो होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट का बना होता है। और ये जो सब यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। छोटी छोटी जो सब यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर, ठीक है। और जो सेंट्रल कोर और कैप्सिड है इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास जो आता है न्यूक्लियो कैप्सिड आता है, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब सेंट्रल कोर, वो पोर्शन जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड या वायरस का जेनेटिकल मटेरियल जहाँ स्टोर होता है वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं कोर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर सेंट्रल कोर प्लस कैप्सिड इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास जो बनती है स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो कैप्सोमेयर है इनका फंक्शन देखें, यानी कि ये जो छोटे छोटे सब यूनिट कैप्सोमेयर से बना होता है और कैप्सिड का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन है? एज ए प्रोटेक्शन फंक्शन करता है। इसका जो है प्रोटेक्शन करता है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन करता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो था एनवेलप भी हो चुका है और प्लस हमारे पास कैप्सिड भी हो चुका है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते क्योंकि एसेलुलर फॉर्म रहती है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली आप थर्ड पॉइंट पे एज ए न्यूक्लियोइड वर्ड भी बोल सकते हो क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो वायरसेस जो होते हैं उनका वो मतलब प्लेस जहाँ पे या तो डीएनए मिलेगा यहाँ पे आरएनए। तो जो वायरसेस होते हैं ये इनके पास क्या होते हैं? कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इनके पास डीएनए मिलेगा या फिर इनके पास आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि जो वायरस जिनके पास डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल रहता है तो उसको हम डीऑक्सी वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम न्यूक्लियोइड यानी कि जो वायरस है इनकी जेनेटिकल मटेरियल के बेसिस पे, कंटेनिंग के बेसिस पे हम दो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। एक तो कौन सा? डीऑक्सी वायरसेस,
ठीक है, और एक होता है राइबो वायरसेस। ठीक है, तो डीऑक्सी वायरसेस का मतलब क्या हुआ? डीऑक्सी वायरसेस मतलब ऐसा वायरस जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ डीएनए कंटेनिंग वायरस है, और ये जो है वो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, आरएनए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, अब अगर हम देखें कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जो डीएनए है यहाँ पे वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए बेसिकली दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिलता है, यानी कि उसके पास दो स्टैंड प्रेजेंट होती है। डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डायग्राम का फॉर्म आता है। ठीक है, और एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एक होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब इस तरीके से, और उसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लिक बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस तरीके से जो डीएनए होता है उसके अंदर दो स्टैंड प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से सिंगल और डबल स्टैंड हमें देखने को मिलते हैं वायरसेस। या तो सिंगल स्टैंडर्ड उनका जेनेटिकल मटेरियल होगा, वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे वायरस जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी कि इसको आप शॉर्ट फॉर्म में DSDNA भी बोल सकते हो और इसको SSDNA। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि पॉक्स वायरस हुआ, ठीक है, कॉलीफ्लोर वायरस, कॉलीफ्लोर मोजेक वायरस, कंप्लीट नेम ये है। पॉक्स वायरस हुआ, कॉलीफ्लोर मोजेक वायरस और हर्पीज वायरस। ठीक है, तो ये तो किस कैटेगरी में आते हैं, ये इनके पास जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल आएंगे वो आएंगे हमारे पास कॉलीफेज साई, कॉलीफेज साई इंटू 174 और एक M13 फेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो किसके हैं, जिनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। वहीं अगर हम आरएनए कंटेनिंग के अंदर इस आरएनए की बात करें तो आरएनए भी हमें सेम दो तरीके से मिलेगा। एक तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा सेम एज इट इज़, और एक हमें कैसे मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड का मतलब सेम वही चीज़, इस तरीके से क्या मिलेगा हमें, डबल स्टैंड देखने को मिलेगा और सिंगल स्टैंड में सिंगल। ठीक है, तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस का एग्जांपल लें तो हमारे सामने जो आएगा हमारे सामने, यानी कि आरएनए की फॉर्म में बात चल रही है, तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर एग्जांपल हमारे सामने आता है वो आता है रियो वायरस। ठीक है, और एक होता है वुंड ट्यूमर वायरस। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमारे सामने किसके रहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के। और वहीं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल देखिए तो हमारे पास जो एग्जांपल आएंगे वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एग्जांपल रहेगा TMV टोबैको मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये याद रखना क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल एज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। और एक फुट एंड माउथ डिजीज, माउथ डिजीज वायरस। ठीक है, और एक फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, ये थर्ड, और जो फोर्थ एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिट्रो वायरसेस।
ठीक है। और रेट्रोवायरस के अंदर हम HIV को रखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, दो क्वेश्चन हो गए, HIV पूछ लिया जाए और या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का एग्जांपल, तो HIV भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जनरली तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं वो कौन से वायरसेस देखने को मिलते हैं, RNA, ssRNA ही देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसे नोट करके बता देती हूँ। जनरली इन प्लांट वायरस, जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकल मटेरियल DNA होता है, लेकिन जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनका जो जेनेटिकल मटेरियल हमेशा क्या देखने को मिलता है, लगभग इज प्रेजेंट। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है ना, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है उनके अंदर अगर जेनेटिकल मटेरियल पूछा जाए तो यहाँ पे जेनेटिकल मटेरियल क्या आएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो रहेगा डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे एज ए एक्सेप्शन काम कर रहा है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, क्योंकि प्लांट वायरस आते ही हमारे दिमाग में चलेगा कि भाई प्लांट वायरस है, इसका मतलब इनका जेनेटिकल मटेरियल क्या होना चाहिए, इनका जेनेटिकल मटेरियल RNA होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा कुछ एनिमल वायरसेस भी होते हैं। ठीक है, एनिमल वायरसेस जो होते हैं इनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें RNA भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करती है, वेरी करती है, और किस तरीके से प्रेजेंट होती है ये हमें एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ केस के अंदर तो एनिमल के अंदर या मोस्टली जो जेनेटिकल मटेरियल हमें देखने को मिलता है वो हमेशा एज ए DNA ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होस्ट के बेसिस को वायरस को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, जो वायरसेस हैं उनको डिवाइड करेंगे, आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में हम वायरस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे पास, जिसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे बात चल रही है, होस्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो वायरस होंगे प्लांट, यानी कि जिनका होस्ट क्या है, प्लांट है। ठीक है, या फिर होस्ट कौन हो सकता है, वायरस का होस्ट एनिमल भी हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि वायरस जो है वो एक बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे एज ए होस्ट प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेमिंग, तो वो इस तरीके से रहेगी। अगर होस्ट ये सारी बातें चल रही है होस्ट के रिस्पेक्ट में, तो होस्ट अगर प्लांट है तो ऐसे वायरसेस को हम किस नाम से जानते हैं, फाइटोफैगिनी। ठीक है, और अगर होस्ट एनिमल है तो फिर हम बोलते हैं जूफैगिनी, जूफैगिनी। ठीक है, और तीसरे केस में अगर होस्ट बैक्टीरिया है तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग नेमिंग आते हैं इनके होस्ट के। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है, इनका होस्ट, जो प्लांट वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर अगर जेनेटिकल मटेरियल देखें तो प्लांट वायरस में मोस्टली केस में तो हम बात करते हैं इनमें क्या होगा, मोस्टली तो RNA ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस था उसमें DNA प्रेजेंट था। ठीक है,
अगर जूफिली की बात करें तो जूफिली में सब तरीके से हो सकता है। देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल सकता है यहाँ पे, मोस्टली तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डीएनए ही होगा, या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही होगा मोस्टली तो, ठीक है। मोस्टली तो हमें ये देखने को मिला है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलता है। वैसे ये चीज़ बहुत ही रेयर केसेस में एक्सेप्शनली ही देखने को मिलता है। फिर आता है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो एग्जांपल्स रहते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड ही हमें हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे TMV की, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस की, जो कि इस तरीके से है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि जो ये वायरसेस है, इन जो ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, तो यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, TMV के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कि इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो क्या है, RNA है, यानी कि इनका अगर हम जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो आपको ऐसे पिंक कलर के फॉर्म में देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसके चारों तरफ इस जेनेटिकल मटेरियल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, कैप्सिड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि और कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन कोट है, ठीक है, और जो किसका बना होता है, छोटे छोटे यूनिट्स का, जिसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये क्या होती है, कैप्सोमियर्स होते हैं। ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, कैप्सोमियर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स रहती हैं ये क्या होती हैं, कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होती हैं, कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये TMV वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें कैसे देखने को मिलता है। जो TMV होता है वो एक इलोंगेटेड वायरस है, पहली चीज़ तो ये याद करो। और इसकी शेप जो है हमें कैसे देखने को मिलती है, रोड लाइक वायरस है, ये इलोंगेटेड है और रोड लाइक वायरस की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी का है उसके अंदर आप देख भी सकते हो। तो वहाँ पे आपको दो ही चीज़ों की लेबलिंग की हुई है, एक तो इसके जेनेटिकल मटेरियल जो कि RNA, और RNA में मैंने स्पेसिफिक करके बता दिया कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और दूसरा इनके ऊपर कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन कोट ईजिली देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो है बैक्टीरियोफाज की, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं, ठीक है। इससे बैक्टीरियोफाज से पहले हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं TMV से रिलेटेड, पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो इसकी सिमेट्री पूछी गई थी। तो जो TMV वायरस होता है इसकी अगर सिमेट्री की बात करें तो इसके अंदर हेलिकल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि कैप्सोमियर जो अरेंज होते हैं वो हेलिकल मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेलिकल मतलब इस तरीके से जो ये राउंड शेड के अंदर हेलिकल फॉर्म में हमें कैप्सोमियर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। हेलिकल मैनर के अंदर कैप्सिड क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कैप्सोमियर का नंबर पूछा गया है। तो कैप्सिड में जो नंबर अगर हम बात करें कैप्सोमियर की तो लगभग 2130 इतने कैप्सोमियर का इनका क्या बना होता है, कैप्सिड बना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो
जो TMV है इसके अंदर टोटल अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर लगभग ऐसा माना जाता है कि 5% RNA और 95% प्रोटीन आर प्रेजेंट इन TMV। तो TMV के अंदर हम बात करें तो लगभग 5% तो RNA की प्रेजेंस देखने को मिलती है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, और 95% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है, आर प्रेजेंट इन TMV। और इसकी स्टडी की बात करें इस वायरस की और इस वायरस की डिस्कवरी की बात करें, TMV वायरस को किसने डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एक रशियन साइंटिस्ट थे डी इवानोविस्की। इन्होंने डिस्कवर किया था 1892 में। तो ये आगे इसकी डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट इवानोविस्की। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लेने वाला एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक यानी कि प्लांट डिजीज को कोज करने वाला। कैप्सोमियर आपको पता ही है, ये प्रोटीन सब यूनिट होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रोटीन की क्या होती है, सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और इनका DRNA प्रेजेंट होता है, ये आपको क्लियर ही है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि TMA से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर मैं उनको रिपीट करूँ तो आप ध्यान से सुने इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहली चीज़ कि TMV के अंदर लगभग 5% RNA और 95% प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसकी सिमेट्री जो होती है हेलिकल सिमेट्री होती है, दैट मीन इनका जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो हेलिकल मैनर में अरेंज्ड होते हैं इन दी कैप्सिड। ठीक है, और इसको डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इवानोविस्की, एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1892 के अंदर इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, और अगर हम देखें कि इनका जेनेटिकल मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और इनके तरफ एनवलप की प्रेजेंस नहीं है, तो अनएनवलप्ड वायरस है ये। और क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है जो कि छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है, और उन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोला जाता है। अगर कैप्सोमियर के नंबर की बात करें तो 2130, ये इतने नंबर जो होते हैं वो कैप्सोमियर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इलोंगेटेड और रोड लाइक वायरसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज बहुत ही यूनिक टाइप के वायरसेस होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे वायरसेस जो कि जिनकी होस्ट सेल कौन रहता है, बैक्टीरिया रहता है, यानी कि ऐसे वायरसेस, द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज यानी कि इनकी जो होस्ट सेल है वो क्या होगी, बैक्टीरिया होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे सामने यहाँ से आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, बैक्टीरियोफाज वाज डिस्कवर्ड बाय F.W. टोवर्ट एंड ने की थी। और इसका नेमिंग की बात करें, नेम्ड बाय फेलिक्स डी हेरेडेल ने की थी। ठीक है, ट्रोट ने इसको डिस्कवर किया था और नेम दिया था हेरेल ने। ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज जो है उसकी अगर जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कुछ, जिनके अंदर मैं एक्सेप्शन बता रही हूँ, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाज जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA ना होके जेनेटिकल मटेरियल चेंज फॉर्म में मिलता है, जैसे QB बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अगर इसका जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड क्या प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है।
दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो आता है Cy1474 बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और इसका अगर जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैक्सिमम तो यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सेप्शनली इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड हमें डीएनए भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। तो जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ना बच्चों, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेडपोल हम फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमें हेड देखने को मिलता है और एक उनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, टेल देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमें बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि जो हेड की प्रेजेंस हमारे सामने दिखने को मिल रही है, यानी कि ये जो रीजन है वो किसका है, हेड रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे बहुत सारे टेल फाइबर भी देखने को मिल रहे हैं बैक्टीरियोफाज के अंदर। इसके अलावा इनका एक कॉलर रीजन और शीथ पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है, जो ये रीजन रहता है। ठीक है, और इससे बहुत सारी क्या निकलती है, टेल्स निकलती है। ठीक है, और इन टेल के बीचों बीच ऐसे टेल पिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो है ये होती है टेल पिन्स। ठीक है, ये पिन जो होते हैं होस्ट सेल जो होते हैं उनको पेनेट्रेट, यानी कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करने में हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, और इन टेल्स के ऊपर छोटे छोटे मतलब ऐसे स्लाइट सी बहुत नैरो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस को पेनेट्रेट करने में इनकी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें बैक्टीरियोफाज में देखने को मिलती है। ब्रॉडली अगर टाइप की बात करें तो जो बैक्टीरियोफाज है वो डिपेंड करता है इंट्रैक्शन ऑफ फाज विद द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब क्या है कि वैसे तो ये जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद में एक तो नॉन वैरुलेंट फेज होती है और एक वैरुलेंट फेज होती है। नॉन वैरुलेंट फेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया अंदर जाता है, जो वायरस होता है बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया की सेल को ब्रस्ट नहीं करता। तो अगर यानी कि टाइप्स की बात करें ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, तो हम देखेंगे इनके अंदर दो तरह की हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताई जा रही है। अगर आप यहाँ देखोगे कि प्रेजेंस की बात चले तो डिपेंड करता है, वैसे तो इनका जो टाइप है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ फाज एंड होस्ट। होस्ट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और फाज इनके बीच में किस तरीके का इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के फाज आते हैं। एक तो आता है नॉन वैरुलेंट, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, वो होते हैं टेम्परेट फाज, और एक और नाम है लाइसोजेनिक फाज। ठीक है, वहीं जो सेकंड टाइप आता है वो होता है वैरुलेंट फाज, या फिर आप इसको लाइटिक का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, लाइटिक फाज। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, जो लाइसोजेनिक फाज होता है ये कभी भी बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, जबकि लाइटिक फाज जो होता है वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने
इनके टाइप आते हैं। फिर एक फिनोमिना आती है ट्रांसडक्शन, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ट्रांसडक्शन अगर आपको याद हो, हम लोग बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा के जो मेंबर थे वहाँ पे हम लोग जब अगर आपको याद हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी फिनोमिना में हम 3 टाइप देखा था। एक तो कॉन्जुगेशन था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था और एक ट्रांसडक्शन था। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए ट्रांसफ़र होने का काम करता है वो सेक्सुअल फिनोमिना रहती है, जो कॉन्जुगेशन यानी कि पिलाई के थ्रू कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और थर्ड फॉर्म थी ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन में जो सेक्सुअल मटेरियल है, जो जेनेटिकल मटेरियल है, वो किसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है विद इन ए बैक्टीरिया एक से दूसरे के अंदर, तो बैक्टीरियोफाज। तो ट्रांसडक्शन की फिनोमिना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना कंसिडर की जाती है। तो ट्रांसडक्शन क्या है कि व्हेन a bacteriophage transfer of genetic material from one bacterium, यहाँ पे एक बैक्टीरिया तो एज ए डोनर सेल कहलाता है, टू अनदर बैक्टीरियम, और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वह एज ए रिसेप्टर कहलाता है, रिसेप्टर सेल। इट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसडक्शन को नाम जानते हैं। और ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी की बात करें, इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग ने 1952 में, और किस बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था उन्होंने? सैल्मोनेला टाइफिमुरियम। सैल्मोनेला टाइफिमुरियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने ट्रांसडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वो क्लियर होती है। तो ट्रांसडक्शन में बेसिकली हम बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिकल मटेरियल, कहाँ से कहाँ? डोनर टू रिसेप्टर सेल, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि एज ए सेक्सुअल मेथड भी माना जाता है मोनेरा के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी रहते हैं बैक्टीरियोफाज के जो कि कुछ अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, यानी कि वो भी वायरसेस ही है। तो हमने 2 तरह के वायरसेस तो देख लिए, प्लांट वायरस देख लिए हम लोगों ने, टीएमवी को देखा है, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के अंदर कुछ के अलावा भी कुछ अलग टाइप के वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि साइनोफाज यानी कि बैक्टीरियोफाज का ही एक टाइप होता है, लेकिन साइनोफाज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा वायरस जो कि विच इज इन्फेक्ट करता है किसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऐसा वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? आर नॉन एज साइनोफेज बोला जाता है। तो ये भी एक टाइप का बैक्टीरियोफाज ही है। और इस साइनोफेज के जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो साइनोफेज का जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा एक और हम देखते हैं, वो होते हैं माइकोफाज। ठीक है। तो माइकोफाज भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है
जो किस पे अटैक करता है, यानी कि ये इन्फेक्ट कर देता है किसको, फंजाई को इन्फेक्ट कर देता है। यानी कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, इनफैक्ट फंगल सेल को भी वो क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो यानी कि ऐसे वायरसेस जो कि इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्टिंग फंजाई, ठीक है। तो जो फंजाई को इन्फेक्ट कर देते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर कोल्ड, इनको हम बोलते हैं माइकोफेज। किस नाम से जानते हैं, माइकोफेज, ठीक है। और ये जो माइकोफेज होता है, इनका अगर हम जेनेटिकल मटेरियल की बात करें, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। दैट इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस देखे, जिनके अंदर हमने टीएमवी, बैक्टीरियोफाज, साइनोफाज और माइकोफाज एग्जांपल्स में देखे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो डिजीज़, वायरल डिजीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वायरस से होने वाले डिजीज़, ह्यूमन में भी और प्लांट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बता रही हूँ जो कि एग्जामिनेशन में लगभग पूछे गए एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं कुछ डिजीज़ कोज्ड बाय वायरसेस, यानी कि सम डिजीज़ कोज्ड वायरसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं इन ह्यूमन में देखते हैं। तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे डिजीज का, नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है। और कॉजिंग एजेंट या डिजीज कॉजल एजेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज आती है वो आती है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा को कॉज करने वाला जो एजेंट है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। जो दूसरी डिजीज है हमारे सामने वो होती है स्मॉल पॉक्स, ये भी पूछा गया एग्जाम्पल है। स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाला जो वायरस होता है वो होता है वायरोला वायरस। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे पास थर्ड, वो है मम्स, ठीक है। और मम्स को कॉज करने वाला जो वायरस होता है वो होता है पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है वो वायरस है एड्स, ठीक है। यानी कि एड्स कोज करने वाला वायरस, एड्स कोज करने वाला वायरस, तो उसमें हम लोग एड्स का तो बहुत फेमस एग्जाम्पल रहता है हमारे सामने, ठीक है। तो जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और एड्स कोजिंग जो वायरसेस होते हैं उनका नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एड्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एड्स की फुल फॉर्म रहती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो जो एड्स कोज करने वाला वायरस होता है वो कौन सा होता है, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस बेसिकली वो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिकल मटेरियल क्या रहता है, RNA। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। HIV वायरस इसका एग्जाम्पल रहेगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आता है फिफ्थ पे, वो आता है पोलियोमाइलिटीज, ठीक है। और पोलियोमाइलिटीज में जो हमारे पास एग्जाम्पल रहता है वो है पोलियो
वायरस। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जर्मन मेल्सिस। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जर्मन मिस्लीज। ठीक है, इसको कोज करने वाले जो वायरस होते हैं उनको हम बोलते हैं रूबेला वायरस, रूबेला वायरस। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट वायरसेस की लिस्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी वायरसेस तो हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वायरसेस की जो कैटेगरी है वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में ये तो थे ह्यूमन के अंदर। अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वायरसेस हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है प्लांट वायरसेस से रिलेटेड, तो हमारे पास प्लांट वायरसेस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल आते हैं वो बेसिकली हमारे सामने है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सेम एज इट इज़ डिजीज़ का नेम देखेंगे एंड देन कोजल एजेंट्स देखते हैं। तो पहला जो नाम है हमारे पास वो है टोबैको मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक। ठीक है, और इसको कोज करने वाला जो वायरस होता है उसको हम TMV के नाम से जानते हैं, जिसका तो हमने डायग्राम तक देखा है, इसकी डिस्कवरर के बारे में भी हमने देखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो होता है कुकुम्बर, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस या मोज़ेक डिजीज कोज करने वाला। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आता है प्लांट के लिए वो होता है पोटैटो लीफ रोल। इसको कोज करने वाला जो हमारे पास वायरस होता है उसको बोलते हैं पोटैटो लीफ रोल वायरस। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप देखोगे कि प्लांट में जब भी वायरस इफेक्ट करता है उसको, तो जो वायरल सिम्टम होते हैं ना वो क्या होगा, या तो मोज़ेक का फॉर्मेशन होगा, या लीफ रोलिंग करेंगी, कर्लिंग करेंगी, या येलो कलर की हो जाएंगी, या वेन क्लियरिंग हो जाएगी, या ड्राफ्टिंग या स्टंट ग्रोथ होती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नोट डाल के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। कि इन plants the viral symptoms can be, क्या क्या हो सकते हैं। पहला, या तो मोज़ेक फॉर्मेशन होगा, दूसरा लीफ रोलिंग होगी एंड कर्लिंग, थर्ड येलोइंग, लीफ का येलोइंग कलर हो जाना, फोर्थ वैन का क्लियरिंग हो जाना, फिफ्थ प्लांट के अंदर ड्वाफ्टिंग आ जाना यानी कि ड्वाफ्ट हो जाना, और सिक्स जो हमें सिम्टम देखने को मिलेगा वो होता है स्टंट ग्रोथ। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जब किसी प्लांट के ऊपर एक वायरस अफेक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे वायरस से रिलेटेड कि जेनेटिकल मटेरियल, द नेम ऑफ जेनेटिकल मटेरियल फाउंड इन वायरसेस। तो आपको ऑप्शन में DNA, अलग ऑप्शन में RNA, या फिर एक ऑप्शन में DNA एंड RNA मिल सकता है, तो एक ऑप्शन में DNA और RNA मिल सकता है। तो यहाँ पे DNA और RNA आएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिकल मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है विरियोइड्स, यानी कि एक ऐसा ए सेलुलर फॉर्म जिसको RH विटिकर वायरस के बाद जगह नहीं दे पाए थे। तो अब हम देखते हैं विरियोइड्स। ठीक है, तो विरियोइड्स क्या है, तो ये एक फ्री
इन्फेक्शियस आरएनए है। पहली चीज़ तो ये देखो, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है। नेक्स्ट हम देखें कि इसकी डिस्कवरी की बात करें, यानी कि जो विरियोइड है इसको किसने डिस्कवर किया, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो डिस्कवरर थे, डिस्कवर किया था किसने, T.O. डाइनर ने। कब किया था, 1971 में इसकी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। सम न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो कि वायरसेस भी छोटे थे, ठीक है, विच आर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है, यानी कि ये वायरस से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल विरियोइड कहलाते हैं। किसने डिस्कवरी की, तो डाइनर ने की थी। कब की, 1971 में की थी। वायरस से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वायरस से छोटे होते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो आरएनए पार्टिकल्स हैं, दैट मीन इनके ऊपर जो प्रोटीन कोट है उसकी क्या देखने को मिलेगी, एब्सेंस, यानी कि इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोट जो कैप्सिड होता है वायरस की आइडेंटिटी, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए उनसे क्या हो गया, छोटे, तो इनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। और विरियोइड के पास वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, ठीक है, यानी कि इनका जेनेटिकल मटेरियल देखें तो वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, यानी कि इनका जो जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो वो क्या होता है, इनका जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, यानी कि वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, बहुत ही कम। यानी कि अगर विरियोइड और वायरस के आरएनए मॉलिक्यूलर के वेट की बात करें तो विरियोइड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। विरियोइड जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट डिजीज कोज करते हैं, जिसमें से एक डिजीज एग्जाम्पल में पूछी भी गई है। तो एग्जाम्पल में एक डिजीज है जो कि विरियोइड कोज करता है विरियोइड कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये सारे के सारे इन सारे इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं। विरियोइड एक फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है, T.Q. डाइनर ने डिस्कवर किया था। इन्फेक्शियस एजेंट है जिसके ऊपर प्रोटीन कोड भी नहीं होता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है और छोटा होता है वायरस से। और सबसे सिंपल कि इनका जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में आता है ए सेलुलर फॉर्म में वो आता है प्रियोन, ठीक है, प्रियोन्स, ठीक है। तो प्रियोन्स भी वही ए सेलुलर फॉर्म कंसिडर की जाती है और इनको भी कहीं जगह नहीं मिली। तो प्रियोन्स को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इनको स्लो वायरस भी बोलते हैं कहीं जगह, तो ठीक है। इनको स्मॉलेस्ट प्रोटेनियस इन्फेक्शियस एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ये छोटे हैं, स्मॉलेस्ट प्रोटेनियस, ये प्रोटेनियस इन्फेक्शियस
एजेंट है, इन्फेक्शियस है और स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे एजेंट, ठीक है। अब क्या है, इनके पास कोई जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता। सिंपलीफाई ये किसके बने होते हैं, सिंपलीफाई ये बने होते हैं आरएनए के, सॉरी प्रोटीन के, यानी कि बहुत इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं ये, सीधी सी बात। अब अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर्ड बाय एल्पर और उनके साथियों ने मिलके, ठीक है। अब प्रियन से होने वाली अगर डिजीज़ की बात करें, तो प्रियन से कौन कौन सी डिजीज़ बेसिकली देखने को मिलती है, डिजीज़ कोज्ड बाय प्रियन लाइक, तो हमारे पास कुछ कुछ डिजीज़ आती है। जैसे कि पहली डिजीज़ मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है हमारे पास कुरू डिजीज़, ठीक है, कुरू डिजीज़। और ये कुरू डिजीज़ को हम लाफिंग डेथ डिजीज़ बोला जाता है, और ये किस में होते हैं, ह्यूमन के अंदर। तो इस डिजीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। फिर प्रियन से होने वाली जो सेकेंड डिजीज़ है वो है हमारे सामने, उसको बोला जाता है बोविन स्पोंजियोफोरम एनसेफेलोपाथी, ठीक है, जिसको BSE या फिर एक और नाम भी दिया जाता है मैड काउ डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है थर्ड, वो होता है स्कारपी डिजीज़ इन शीप, और फोर्थ हमारे पास आता है क्रूज फेल्डेट फेल्ड जैकब डिजीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिजीज़ काफ़ी फेमस डिजीज़ है। ये शीप में भी हो सकती है प्लस गोट्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो और जो ये क्रूज फेल्ट जो डिजीज़ है ये किस में देखने को मिलती है, ये ह्यूमन में भी देखने को मिलती है और अदर एनिमल्स के अंदर भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि विरियोइड से भी छोटे होते हैं, आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, और ये इस तरीके से प्लांट में भी डिजीज़ कोज कर सकते हैं। मेनली तो ये एनिमल में डिजीज़ कोज करते हैं, नॉट प्लांट के अंदर विरियोइड डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है। तो जो वायरसेस इन्फेक्टेड जो वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, वायरसेस इन्फेक्टेड विरियोइड्स हमें विरियोइड इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रियन जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन और एनिमल्स को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एक यहाँ कि वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैविंग ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल हैविंग आइदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आपको इनका जेनेटिकल मटेरियल भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक नोट डाल के एक लाइन लिख रही हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि इन जनरल जो वायरसेस होते हैं इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। एंड जो वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट एनिमल्स have
आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया हुआ है। इसके अलावा हम लोग दो और ऐसी फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आर.एच. व्हिटेकर का ड्रॉबैक रहे हुए हैं। और वो जो दो फॉर्म्स हैं वो एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक तो होता है लाइकेन। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइकेन के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे माइकोराइजा। ठीक है, तो ये दोनों भी वो फॉर्म्स होते हैं जिनको कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिला या कहीं पे भी कोई प्लेस नहीं मिला हुआ। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे लाइकेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो लाइकेन टर्म है, लाइकेन वो किसने दी थी, गिवन बाय थियोफ्रस्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है, थियोफ्रस्टस। ठीक है, स्टडी की बात करें कि स्टडी ऑफ लाइकेन, लाइकेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, तो आंसर आएगा हमारे पास एरिक अकेरिकस। ठीक है, अब लाइकेन होता क्या है, तो हमें देखना होगा कि लाइकेन बेसिकली एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द एल्गा एंड फंजाई जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो लाइकेन जो है बेसिकली एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिसके पास कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली लाइकेन के बारे में बोलें तो लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है हम बोल सकते हैं लाइकेन आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इस ग्रुप के पास कितने कंपोनेंट है, हैविंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे हमारे पास, दो कंपोनेंट्स में एक तो एल्गल कंपोनेंट्स है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फंगल कंपोनेंट है। ठीक है, एक एल्गल है और दूसरा फंगल कंपोनेंट है। एल्गल कंपोनेंट को हम किस नाम से जानते हैं, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट के नाम से जानते हैं, फाइकोबायोन्ट, या फिर आप इसको फोटोबायोन्ट बोल सकते हो। जबकि जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं इसको आप किस नाम से जानते हो, माइकोबायोन्ट के नाम से जानते हो। अब आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पे तो कौन है, एल्गी है, और यहाँ पे कौन है, फंजाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली हमें जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो किस तरीके से होता है, तो एल्गल कंपोनेंट होता है वो लाइकेन जो सिंथेसिस करता है, लाइकेन का कार्बोहाइड्रेट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, फंगल कंपोनेंट को। तो ये तो इसको क्या दे रहा है, नरिशमेंट, या आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, और बदले में जो फंगल कंपोनेंट है वो एल्गा को क्या प्रोवाइड करता है, फंगल जो है एल्गा को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो शेल्टर देता है,
ठीक है, और दूसरा वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ठीक है, जो अपने पार्टनर को ही देता है। तो इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस बना होता है। सिम्बायोसिस हमें देखने को मिल रहा है किसके बीच में, एल्गा और फंजाई के बीच में, ठीक है। दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिकली या तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लाइकेन के अंदर जो मेंबर रहते हैं वो एस्कोमाइसिटीज के ही होते हैं। तो मैं यहाँ बताऊँ कि फंगल के अंदर एग्जांपल हम रखते हैं मोस्टली तो एस्कोमाइसिटीज मेंबर होते हैं, लेकिन इसके अलावा बेसिडियो भी हो सकता है, ठीक है। बेसिडियो माइसिटीज, ठीक है। तो इसके मेंबर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्टली तो हमें यहाँ पे कौन से देखने को मिलते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर ही देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ लाइकेन जो होते हैं वो एस्कोलाइकेन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नोट डाल के कि जो मोस्ट ऑफ जो लाइकेन होते हैं वो कैसे होते हैं, आर एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन का मतलब क्या है, इसको बनाने के लिए दो लोग हैं, एक तो कौन है, एल्गी है, और प्लस मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोलाइकेन, ठीक है। और एल्गल पार्टनर जो होता है वो हमेशा कौन सी होती है, ग्रीन एल्गा होती है। ये हमेशा याद रखना कि एल्गा हमेशा क्या रहेगी, ग्रीन एल्गा रहती है। बहुत ही रेयर होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गा हो, लेकिन हमेशा लगभग ग्रीन एल्गा का ही एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है जो एस्कोलाइकेन की, लगभग 80% केस के अंदर जो लाइकेन एल्गा पार्टनर होती है वो ग्रीन एल्गी होती है। और ग्रीन एल्गी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लोरोफाइसी। इनकी एल्गा 3 तरह की हम कंसिडर करते हैं, एक रेड, ग्रीन और ब्राउन। तो जो ग्रीन कलर की एल्गा होती है उसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है। तो मोस्ट ऑफ केस में तो मोस्टली तो हमें यही देखने को मिलता है कि एस्कोमाइसिटीज और क्लोरोफाइसी की जो मेंबर होते हैं 80% केस के अंदर, यानी कि मोस्ट ऑफ में लगभग 80% जो केस है हमारा वो इसी का ही बनने में आता है, ठीक है। अब क्या है, लाइकेन्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो लाइकेन के हम टाइप्स की बात करें, लाइकेन टाइप्स, तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप हमारे सामने आता है वो है क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है। जो क्रस्टोज लाइकेन होता है वो ये लाइकेन फ्लैट होते हैं। पहली चीज़ तो ये लाइकेन कैसे होंगे, बिल्कुल फ्लैट चपटे होते हैं। और इनका जो थैलस होता है वो पर्टिकुलर रॉक या फिर जो सबस्ट्रम होता है उससे कम्प्लीटली क्या होता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और जो काफ़ी इनका थैलस क्लोजली अडेयर करता है जो रॉक सरफेस है उनके ऊपर। प्लस जो ये क्रस्टोज लाइकेन है ये प्रोवाइड करते हैं क्रस्ट लाइक अपीयरेंस, प्रोवाइड्स क्रस्ट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आता है ग्राफीज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप लाइकेन का आता है वो होता है फॉलेस,
फॉलीज लाइकेन। ठीक है, इस लाइकेन की अगर हम बात करें तो ये लाइकेन फ्लैट होते हैं या लीफ लाइक या लोब्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये हमें कैसे दिखेंगे, फ्लैट भी दिखेंगे, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है और लोब्ड भी हो सकते हैं। फ्लैट, लीफ और लोब्ड हमें देखने को मिलते हैं। और ये जब स्ट्रप्स जो अटैच होते हैं, यानी कि दे आर attached to the substrum with the help of rhizoid like structure, जिसको राइजीन्स बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी हेयरी इनकी अपीयरेंस देखने को मिलती है। इनका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है पारमेलिया। ठीक है, और जो थर्ड टाइप ऑफ लाइकेन होता है वो है फ्रुक्टीज लाइकेन, फ्रुक्टिकोज लाइकेन। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ये लाइकेन वेल डेवलप होते हैं, यानी कि ये जो लाइकेन होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, ये वेल डेवलप हैं। ठीक है, और इनकी जो शेप आती है वो स्क्रब शेप हमें देखने को मिलते हैं। इनकी शेप स्क्रब लाइक हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, ठीक है, और ब्रांच्ड भी। ठीक है, तो ब्रांच्ड इनकी शेप हमें देखने को इस तरीके से मिलती है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि सबसे जो वेल डेवलप रहता है वो कौन सा है, फ्रुक्टिकोज है। ठीक है, अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, लाइकेन का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो देखो लाइकेन जो है वो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एज ए फूड सोर्स भी रहता है, ठीक है, प्लस लाइकेन यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ डाई, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें लाइकेन की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में देखें तो पहला जो इम्पोर्टेंस आता है, लाइकेन एज ए फूड एंड फूडर के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, टुंड्रा रीजन के अंदर ये काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा, लाइकेन जो होता है वो सोर्स ऑफ डाई भी है, सोर्स ऑफ डाई। इसका मतलब क्या हुआ, लाइकेन से लिटमस बनता है। लिटमस पेपर अगर आपने पढ़ा है, लिटमस जो कि पीएच और बेस, पीएच रीडिंग में काफ़ी हेल्प करता है, एसिड और बेस इंडिकेटर के फॉर्म में लिटमस, यानी कि मैं लिख देती हूँ एसिड और बेस इंडिकेटर। ठीक है, और ये भी किससे ऑब्टेन होता है, लिटमस जो है वो लाइकेन से ही मिलता है। ठीक है, और लाइकेन की डाई के अलावा थर्ड जो सोर्स रहता है लाइकेन का, वो एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन भी है, सोर्स ऑफ मेडिसिन। इससे मेडिसिन भी मिलती है, काफ़ी सारे एसिड इनसे मिलते हैं जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनती है। इसके अलावा अगर फोर्थ हम देखें तो वो आता है, जो लाइकेन होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइकेन है वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं SO2 के लिए एंड डाई एट द हायर लेवल ऑफ SO2। तो हम बोल सकते हैं लाइकेन आर वेरी
sensitive to SO2 and die at higher level of SO2। ठीक है, तो ऐसे लाइकेन जो है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है, काफ़ी अमाउंट में SO2 होते हैं, तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता। तो यहाँ पे बेसिकली बायोलॉजिकल इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो लाइकेन है, लाइकेन्स आर नॉट फाउंड इन industrial areas where atmosphere is polluted by smoke, especially SO2 के रिस्पेक्टिव बात हो रही है यहाँ पे, स्पेशली SO2। सो लाइकेन क्या है यहाँ पे, लाइकेन आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है लाइकेन के अंदर, जो कि एज ए फूड सोर्स भी है। ठीक है, इसके अलावा एज मेडिसिन, डाई और एयर पॉल्यूशन का क्या रहता है, इंडिकेटर भी रहता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इसी तरीके का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, और वो एसोसिएशन कौन सा है, वो एसोसिएशन देखते हैं हम माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा जो है वो एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि माइकोराइजा जो है उसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है फंगस और हायर प्लांट का। सेम यही चीज़ रहेगी, प्लांट तो खाना प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बदले में जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एब्जॉर्ब करके दे रहा है वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, तो माइकोराइजा जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है, वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये भी एल्गा और फंजाई की तरह ही, लाइकेन की तरह ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन किस किस के बीच में। तो पहला जो है वो तो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और दूसरा फंजाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे माइकोराइजा भी एक सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो ये प्लांट्स होते हैं वो तो फंगस को क्या प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, फूड, और बदले में ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो माइकोराइजा टर्म है, यानी कि जो नेम है माइकोराइजा वो किसने दिया, तो टर्म गिवन बाय फ्रैंक ने दिया था 1885 में। ठीक है, और टाइप्स की बात करें तो माइकोराइजा दो टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो हमारे सामने माइकोराइजा आता है एक्टो माइकोराइजा, और एक हमारे सामने आता है एंडो माइकोराइजा। ठीक है, दो टाइप के हमारे सामने क्या रहते हैं, माइकोराइजा रहते हैं। एक्टो तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मतलब
बहुत ही रेयर स्पीसीज़ में ही हमें देखने को मिलता है एक्टोमाइकोराइजा। तो लगभग 3% ऑफ प्लांट स्पीसीज़ के अंदर ये हमें देखने को मिलता है एक्टो, और एंडो जो है वो अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ देखिए एक्टो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो माइकोराइजा है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। एक्टो मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी कि पेनिट्रेट नहीं करता फंगस जो सरफेस है रूट की, और बस जो सरफेस होती है रूट की उसको कम्प्लीटली कवर करके रखता है एक पैरेनकाइमेटस शीथ के फॉर्म में, जो कि एज ए फंगल हाइफा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंगल हाइफी है वो अंदर कॉर्टिकल सेल के अंदर नहीं जाता, सिर्फ कॉर्टिकल सेल से बाहर ही अपना एक ग्रुप का फॉर्म करता है। तो हम बोल देते हैं कि इस टाइप में क्या देखने को मिलता है, जो सरफेस है ऑफ रूट इज completely covered by pseudo parenchymatous sheath। ठीक है, और यहाँ पे जो फंगल हाइफा है वो इंटरसेलुलरी बिटवीन द कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट एंड फॉर्म ए नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंगल हाइफा है वो क्या बनाती है, ये जो फंगल हाइफा होगी, फंगल हाइफी जो है एंटर करेगी तो कहाँ करती है, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में करेगी और अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होती। ठीक है, और एक नेटवर्क का फॉर्म करती है। ठीक है, तो एंटर करती है इंटर सेलुलरली, इंटर सेलुलरली। ठीक है, बिटवीन कॉर्टिकल सेल्स। जबकि अगर हम देखें एंडो के अंदर, तो एंडो में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे सूडो पेरेनकाइमेटस शीथ नहीं प्रेजेंट होती। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो सूडो पेरेनकाइमेटस शीथ क्या मिलेगी, एब्सेंट। और दूसरा जो यहाँ पे फंगल हाइफा का जो पेनिट्रेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलरली हमें क्या देखने को मिलता है, पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है इन कॉर्टिकल सेल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारे सामने एग्जाम्पल जो रहते हैं वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे जो माइकोराइजा का इंट्रा और जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है एक्टो और एंडोमाइसिटीज में, तो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो है एक्टोमाइकोराइजा में तो आता है पाइनस रूट, और एंडो में एग्जाम्पल आता है ऑर्किड रूट। ठीक है, तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक माइकोराइजल जो एसोसिएशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज़ को, फंगल स्पीसीज़ प्लस जो प्लांट स्पीसीज़ है, इन दोनों को क्या होता है यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हमने सारे के सारे एक्सेप्शंस किए हैं जो कि आर.एच. व्हिटेकर इनको कहीं पे भी प्लेस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वायरस, विरियोइड, प्रियोन, लाइकेन एंड माइकोराइजा, इन सबको हमने क्लियर कर लिया। तो इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि है प्लांट किंगडम, यानी कि वो भी इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्लांट किंगडम। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।